हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे सीडीपी का क्लास 3 हम लोग आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि सीडीपी जो होता है वो हर तरह की टीचिंग एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सीडीपी से का जो क्वेश्चन होता है वो हमारा सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस, रीड, डी-ट्रिपल-एस-बी, इस तरह के कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम देना है तो आपको इस बात को एकदम ध्यान में रखना होगा कि आपको सीडीपी से पीछा नहीं छूटेगा। आपको सीडीपी का पेपर हर हाल में क्रैक करना ही होगा। ये सब्जेक्ट आपके पेपर में आएगा ही आएगा। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर तरह के टीचिंग एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसी से रिलेटेड फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चंस कि क्या क्या है। आज की हमारी टॉपिक क्या है। आज हमारा जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होती हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया के प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है। कोई भी प्रजाति समान नहीं है। उदाहरण के लिए दो बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते हैं, उनमें भी किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कॉमन विद इन एंड अक्रॉस ऑल स्पेसेस। इसमें ये कह रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, वो हर तरह के दुनिया में किसी भी इंसान में, किसी भी प्रजाति में आप देख लोगे, हर प्रजाति का एक में दूसरे से कोई ना कोई उसमें विभिन्नताएं होती ही होती। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दो लोग एक तरह के बिल्कुल दिखते हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होंगी, कुछ ना कुछ अंतर दोनों में होगा ही। चाहे वो अंतर किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो अंतर आपका कलर को लेकर हो सकता है, वो अंतर आपके नेचर को लेकर के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ये भी कह रहा है कि दे आर द वेरी They vary in terms of physical characteristics such as height, weight, strength, hair color, etc. यहाँ पर ये कह रहा है आपसे कि जो विभिन्नताएं होती है, जो डिफरेंसेस होती है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। वो हाइट को लेकर की भी हो सकती है, हाइट या वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर, किसी भी तरह के हो सकता है। ये इंटेलिजेंस और डल, इंटेलिजेंस या डल मतलब कोई बच्चा हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई थोड़ा सा डल कमज़ोर हो, या फिर इस तरह की किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी में हो सकता है कि कोई ज़्यादा अच्छा हो, कोई कम अच्छा हो। तो जो भी होती जो डिफरेंसेस होती हैं वो बहुत सब में अलग अलग होती हैं। हर कोई भी दो इंसान एक तरह का नहीं होता, कोई भी दो जानवर, कोई भी दो एनिमल्स होते हैं वो भी एक तरह के नहीं होते। हमेशा उनमें कोई ना कोई डिफरेंसेस होते ही हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से बंदर को लेकर के बताया है कि दो बंदर जो है वो दिखते एक टाइप के, हमें लगेंगे कि वो एक ही है, बट ऐसा नहीं है। वो एक नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उनमें अलग अलग डिफरेंसेस होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ये चीज़ कह रहा है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें नोट करके जो दिया है क्या है ये, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नॉट लाफ एट अदर्स। ये कह रहा है कि हमें किसी भी तरह के जो डिफरेंसेस होती हैं उनके हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें क्या कहना चाहिए, एज ए टीचर हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि हमें उनके ऊपर हंसना चाहिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी तरह का अगर डिफरेंसेस है किसी में भी, हर इंसान में, हर एक चीज़ में, हर एक प्रजाति में अलग अलग डिफरेंसेस पाई जाती है। कोई भी दो चीज़ें सेम नहीं हो सकती, दो इंसान सेम नहीं हो सकते हैं, दो प्रजातियाँ सेम नहीं हो सकती है, उसमें डिफरेंसेस पाई ही जाएंगी। तो वही कहना है कि हमें हर तरह के डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें कभी भी उनके ऊपर नहीं हंसना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या है। इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार, इसका बेसिक क्या है। तो बेसिस में यहाँ पे क्या है, इसमें पांच तरह के यहाँ बताए हैं। फर्स्ट है इसमें बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, मूल्य और व्यक्तित्व। पांचों को फटाफट याद कर लेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ 5 तरह का आपने इंटेलिजेंस का बेसिक यानी कि उसका आधार देखा है। क्या क्या आधार है हमारा, इंटेलिजेंस हो सकता है, बुद्धि के तौर पे हो सकता है, या फिर इंटरेस्ट के तौर पे हो सकता है, एप्टीट्यूड के आधार पे हो सकता है, या फिर वैल्यू के आधार पे हो सकता है, या फिर पर्सनैलिटी के आधार पर। यानी कि इस 5 टाइप का ये क्या है, आपके आधार है। आपसे इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार क्या है। आपके ऑप्शंस देंगे, उनमें से आपको टिक करना होगा कि इसमें कौन सा आपका करेक्ट है। ठीक है, ये 5 होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्यालय में
यानी कि स्कूल में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान का होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास अपना अलग अलग अभिरुचि होती है, अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। इसलिए बच्चे की अभिरुचि के आधार पर, उसके इंटरेस्ट के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक का फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक को आप सारे बच्चे के ऊपर में आप उसको अप्लाई करो, उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ बोल रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी स्कूल में अगर आप एज अ टीचर जाते हैं तो आपको क्या करना होगा कि उस स्कूल में जाकर अपने बच्चों पर, जो भी आपके बच्चे होंगे उन पे क्या करना, आपको यूनिफॉर्म सिस्टम अप्लाई नहीं करना है। मतलब सबको यूनिफॉर्म सिस्टम क्या हो गया, जैसे हम स्कूल में जाते हैं वहाँ एक यूनिफॉर्म होता है स्कूल का यूनिफॉर्म इसलिए होता है ताकि सब लोग एक तरह के दिखें। इसके लिए कोई बड़ा छोटा ना दिखे, मतलब कोई गरीब घर से अमीर घर से है, इन तरह के भेदभाव को हटाने के लिए एक यूनिफॉर्म बनाया गया जो सारे बच्चे के लिए अप्लाई होता है। जो स्कूल के सारे बच्चे जो होते हैं वो सभी एक ही तरह के यूनिफॉर्म पहन करके आते हैं ताकि सब एक तरह के दिखे। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ यूनिफॉर्म क्या होता है, वो पहनने तक के ही सीमित होता है। उसमें अगर आप टीचर के लिए ये अप्लाई नहीं होता है। टीचर अगर अपनी टेक्निक में अगर यूनिफॉर्म दिखाएगा, मतलब अगर वो अपनी पढ़ाई के तरीके में कि हाँ वो एक ही तरह से पढ़ाए और वो ये सोचे कि हाँ सारे बच्चे इससे पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। टीचर को अपने पढ़ाने के तरीके में उसको अपना चेंज करते रहना होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, कुछ थोड़े से कम होते हैं, कुछ थोड़े और कम होते हैं, तो उनको क्या कर, उनको समझाने का तरीका अलग अलग होता होगा। बच्चे कभी डल नहीं हो सकते हैं, आपको इस बात को बहुत ध्यान देना होगा कि बच्चे तो डल है ही नहीं। जो भी आपके अंदर कमियां होंगी वो एज अ टीचर होगी, टीचर में होंगी वो कमियां, आपको उनको समझाना है, उनको अलग तरीके से समझाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनको समझाने के तरीके में आपको चेंज करना है, ना कि आपको बच्चे को में आप में कोई प्रॉब्लम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी टीचिंग टेक्निक को चेंज करना होगा। ठीक है, हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको अपनी टेक्निक को चेंज करना होगा और सारे बच्चों को समझाना होगा। इस रूल को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रहा है, शिक्षक के लिए क्या है, यूनिफॉर्म में इंस्ट्रक्शंस नहीं है, बिल्कुल एकदम गलत है। बच्चे टीचर को कभी भी यूनिफॉर्म में मतलब एक तरह से नहीं बता सकते हैं। वो टीचर हमेशा अलग अलग सबके लिए अलग अलग अपने तरीके से उनको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मतलब टीचर क्या होने चाहिए, वो होमोजीनियस नहीं होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हेप्टोजीनियस होना चाहिए, सॉरी हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस नहीं होने चाहिए, वो हेट्रोजीनियस होने चाहिए। इसका मतलब होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। सेम मतलब टीचर क्या हो, सबके लिए सेम नहीं, एक सेम टेक्निक से नहीं समझा सकता, नहीं एक्सप्लेन कर सकता, नहीं पढ़ा सकता, नहीं बता सकता है बच्चों को। मतलब उनको बच्चे के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होगा, टीचर को अपने आप को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अतः सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं रख सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर जो बहुत अच्छे बच्चे, जो बहुत ब्रिलियंट है, जो फटाफट समझ ले रहे, ऐसा नहीं कि आप सबको एक साथ एक ही ग्रुप में कर दो, बाकी जो थोड़े से कम मतलब थोड़ी देर से समझ रहे हो तो उनको आप एक अलग में रखो। वैसा आपको नहीं करना होगा। आपको एज अ टीचर आपको सबको एक साथ लेके चलना होगा। आपको सबकी एक ही ग्रुप में आपको सबको लेके हैं, एक ग्रुप में आप, लेकिन आपको सबको अलग अलग तरीके से समझाना होगा कि हाँ कोई जो देर से समझता है उसको किसी और टेक्निक से समझाए, उसको खेल कूद से समझाए, या कुछ भी अपने टेक्निक में आपको चेंज करना होगा और टेक्निक में चेंज करके आपको उसको समझाना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस में क्या क्या होते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस के क्या है, यहाँ पर दो टाइप बता रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइप क्या है आपका अनुवांशिक और अर्जित। दो टाइप है, फर्स्ट है आपका अनुवांशिक और सेकंड है आपका अर्जित। अनुवांशिक के अंदर भी 3 टाइप्स होता है, एक फिजिकल है, मेंटल है और एक टेम्परामेंटल है। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 टाइप हो गया आपका अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, अनुवांशिक का मतलब होता है वैसा जो हमको मतलब हमारे पापा से मिला हो, जो हमें अपने पापा दादा उनसे मिला हो, वो सब होता है हमारा अनुवांशिक के अंदर आता। मतलब जैसे कि हमारा जो फिजिकल हो गया, हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो कैसा हो सकता है, हमारा मेंटल फिजिकल ये सारी चीज़ें हमें अनुवांशिक मिल सकता है, हमारा अनुवांशिकता होते ही सब। और अर्जित हम क्या क्या करते हैं, जो हम सोसाइटी से अर्जित करते हैं, जो सोशल, कल्चर, एजुकेशनल और इमोशनल, ये सारे जो 4 टाइप हो जाएंगे, ये हमारे अर्जित से आते हैं। ठीक है,
मतलब आपको ध्यान रखना अनुवांशिक से 3 टाइप है, तीनों का नाम याद रखना है, फिजिकल, मेंटल और टेम्परामेंटल। और सेम वैसे ही अर्जित में क्या क्या है, सोशल, कल्चर, एजुकेशनल और इमोशनल, ये 4 टाइप के आपके इसके टाइप हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन में भी यहाँ पर देखिए, मोटिवेशन को हिंदी में हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं। और मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य 2 टाइप के हमारे क्या होते हैं, मोटिवेशन होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कहता है, आत्मा से बाहर। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब जो हमारा लोभ लालच होता है। ठीक है, जैसे किसी भी तरह का हमको रिवॉर्ड मिला, कोई सैलरी मिली, हमें मार्क्स मिलता है, वो सब क्या हमारा एक्सटर्नल है ना। एक्सटर्नल हमें उसको जो हमें जैसे बच्चों को क्या होता है, स्कूल में जाने कुछ भी करने पर बच्चों को स्टार दे देते हैं, हाथ में या कॉपी में उनको स्टार मिलता है। मतलब वो क्या है, वो उनके लिए एक रिमार्क है, वो अच्छा लगता है बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद होता है ये सारी चीज़ें। बड़ों को भी जो सैलरी मिलती है तो वो सब क्या है, उसकी एक्सटर्नल है। ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल के अंतर्गत आती हैं, मतलब ये सारे एक्सटर्नल रिवॉर्ड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अमेरिकी वैज्ञानिक जो हैं B.F. स्किनर जो होते हैं, उनका मानना है कि उनका अभिप्रेरणा से संबंध में मानना है कि मोटिवेशनल नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशनल होगा, सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। मतलब जो एक अमेरिका के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है B.F. स्किनर नाम की जो वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि जो हमारा जो मोटिवेशन होता है वो एक नेशनल हाईवे देखिए आप लोग, नेशनल हाईवे कैसा होता है, मतलब एकदम प्लेन, एकदम स्मूथ, जिस पे गाड़ी एकदम स्मूथली चलती है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम शां गाड़ी चलती है उस पर। वो क्या होता है, वो एक नेशनल हाईवे होता है वैसा, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके का होता है वो। और ठीक उसी टाइप का वो कहते हैं कि एक मोटिवेशन भी होना चाहिए। मोटिवेशन मिलने पर भी उसका सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होता है। जितना अच्छा अगर आप उसको मोटिवेशन दोगे न, किसी को भी आप अपने किसी स्टूडेंट को दोगे या अपने कोई भी छोटे भाई बहन को, किसी को भी अगर आपको मोटिवेशन, जितना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर पाओगे, सब लोग करते हैं तो बहुत अच्छा करोगे, इस टाइप का अगर हम किसी को मोटिवेशन देंगे तो देखिएगा कि अपने आप उसका सक्सेस भी बहुत अच्छा होगा। उसके अपने अंदर से उसको अच्छा लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, इस टाइप की चीज़ें आती हैं अपने आप में ही। ठीक है, तो वो क्या होता है, उसका बहुत अच्छा उसके ऊपर असर करता है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे क्या बता रहा था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा का चक्र, यानी फिर साइकिल ऑफ मोटिवेशन। साइकिल ऑफ मोटिवेशन के अंतर्गत क्या आता है, यहाँ पे 6 टाइप दिया हुआ है इसके लिए। फर्स्ट है हमारा नीड, आवश्यकता, उत्तेजना की कमी, प्रणोद, उपलब्धि, उत्तेजना, दिशा निर्देशित व्यवहार। ये सारी चीज़ें क्या है, सब एक साइकिल मान लीजिए कि इस टाइप का एक साइकिल है मोटिवेशन के लिए। ठीक है ना, अब मोटिवेशन इसमें लिए क्या है, फर्स्ट है यहाँ पे हमारा 1 नंबर हो गया, यहाँ पे हमारा 2 नंबर हो गया। 1 नंबर में क्या है, नीड, यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा नीड। ठीक है, ये हो गया हमारा नीड। सेकंड में हमारा यहाँ पर हो गया उत्तेजना की कमी, डिडक्शन। यहाँ पर हो गया हमारा 3rd नंबर, ये हो गया 4 नंबर, यहाँ हो गया हमारा 5 नंबर और ये हो गया 6 नंबर। तो ये आ गया हमारा 6 नंबर तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक साइकिल है जिसको आप लोग अच्छे से देख लेना और पढ़ लेना भी इसको थोड़ी चीज़ें जिस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, थोड़ा सा आप अच्छे से इस पर ध्यान देना। ओके, और यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल भी। मिड डे मील जो हमारे स्कूल में मिलता है उसकी शुरुआत कब हुई थी, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मिड डे मील क्या होती है, मिड डे मील जो होता है जो दोपहर का खाना जो होता है वो स्कूल में शुरुआत कब से हुई थी, 1995 में, 1995 में शुरू हुई थी ये। ठीक है, कहाँ कब शुरू हुई थी, ये हुई थी 1995 में, मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग अब्राहम मैस्लो की को आवश्यकता अनुसार अनुक्रम सिद्धांत। मैस्लो का आवश्यकता अनुसार को नहीं होगा, यहाँ पर का होगा। ठीक है, ये गलत है। मैस्लो का आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, यहाँ पर आ जाएगा ये मैस्लो का
आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। यहाँ पे गलत छप गया है, मैस्लो को लिख गया है, यहाँ पे होना चाहिए मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका आवश्यकता इसका आप इस टाइप से एक ट्रायंगल बना लो। इसका आप इसको क्रम याद रखना कि सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आया यहाँ पर आत्मसिद्धि, तो फर्स्ट में यहाँ पर आ जाएगा आत्मसिद्धि। फिर आगे यहाँ पे क्या, सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता यानी कि स्टीम। फिर थर्ड में क्या आ गया आपका, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं, प्रेम व अपनत्व की, इसमें आ जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और नीचे यहाँ पर 5, ये यहाँ पर एक और बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का आपका एक इसका सिद्धांत जो होगा वो इस टाइप से आप इसको समझ सकते हो। फर्स्ट में क्या आपका आत्मसिद्धि, सेकंड में है क्या आपका, सेकंड में है आपका सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता मतलब क्या, सम्मान मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट या फिर कि सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम, स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो आ जाएगा, फ्रीडम, स्ट्रेंथ, ये सब क्या आ जाएगा, हमारे सम्मान की आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। लव एंड बिलोंगिंग, लव एंड बिलोंगिंग के अंदर क्या हो जाएगा, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता, मतलब फ्रेंडशिप हो गया, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो हो जाती है वो हो जाएंगी हमारे प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें आएंगी। सेफ्टी नीड्स में आएगा हमारा सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, मतलब जो हमारी सेफ्टी से रिलेटेड हो, जैसे हमारे हेल्थ हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ये सारी चीज़ हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंतर्गत आता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या ज़रूरत होती है हमारी, जो हमारी उसमें होता है हमारे पानी, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लॉथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी शारीरिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आती है। मतलब आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, आपको उसमें ध्यान देना होगा कि किसके अंतर्गत क्या आता है। इसके तो 5 टाइप हो गए। आप सबसे पहले तो इसका सिद्धांत, इसको 5 है, इसको फटाफट ऐसे करके ये आपको ध्यान में रखना होगा। और पाँचों में किसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत ये आता है, सेम वैसे ही इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है और इसके अंतर्गत क्या आता है। इस तरह से 5 चीज़ें आपको, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का ये क्लास, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू।